नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बीपीएससी एईडीओ की 15 मिनट शो में आपका स्वागत करता हूं मैं। और चलिए हम 15 मिनट शो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, आप पढ़ें और उत्तर भी देते रहें। चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसलों के अंतर्गत आते हैं? चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसलों के अंतर्गत आते हैं? रोपण फसलें, खाद्य फसलें, बागवानी फसलें या नकदी फसलें? तो ये किस प्रकार की फसलों की श्रेणी में आते हैं? रोपण, खाद्य फसलें, बागवानी फसलें या नकदी फसलें की श्रेणी में आते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? देखिए, चाय और कॉफी जो है वास्तव में ये रोपण फसलों के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। ये रोपण फसलें हैं। चाय कॉफी तो रोपण फसलें हैं ही। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे रबर भी आता है। रबर है, काजू है, चाय है, कॉफी है। ये सारी जो फसलें हैं ये रोपण फसलों के अंतर्गत आ जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण में अभ्रक का अनुमानित योगदान कितना है? पृथ्वी की भूपरपटी की बात की जा रही है। पृथ्वी की जो भूपरपटी है उसके निर्माण में अभ्रक का अनुमानित योगदान कितना है? अर्थात अभ्रक एक खनिज है और पृथ्वी के भूपरपटी में अभ्रक कितना पाया जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 12%, 24%, 4% या 9%? 12%, 24%, 4% या 9%? जब हम पृथ्वी की भूपरपटी की बात करते हैं तो पृथ्वी की भूपरपटी में आप याद रखिए कि 90% तक सिलिकेट प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूपरपटी में 90% तक कौन से खनिज मिलते हैं? तो सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। जैसे अब ये जो सिलिकेट खनिज है इसका एक बेस्ट एग्जांपल या उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल या उदाहरण, और वो है सिलिकेट खनिज का बेस्ट एग्जांपल या उदाहरण आपको मिलता है, वो है फेल्सपार। वो है फेल्सपार, ठीक है। फेल्सपार भूपरपटी में, आप ध्यान रखिए कि भूपरपटी में 39% 39% तक यही मिलता है खनिज के रूप में। आपने पढ़ा होगा कि भूपरपटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिका पाई जाती है, उसके बाद वो तत्व होते हैं और तत्वों के मिलने से खनिज बनते हैं। तो जो प्रश्न किया गया है ये खनिज के बारे में किया जाए, क्योंकि अभ्रक एक खनिज है, एक मिनरल है, ठीक है ना। तो अभ्रक कितना प्रतिशत है? तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि अभ्रक, देखिए अभ्रक जो है वो तो है 4% तक। अगर अभ्रक पूछा जाता है कि कितना है भूपरपटी में, तो इसकी मात्रा 4% तक होती है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पृथ्वी के भूपरपटी में सिलिकेट प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और खनिजों में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज, सिलिकेट में कौन सा खनिज? तो फेल्सपार जो है ये सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है और पृथ्वी की भूपरपटी में लगभग लगभग 39% तक पाया जाता है। और मैं फिर से इस बात को कह देता हूं कि आप लोग इसको पढ़े होंगे कि पृथ्वी में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, तत्वों के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ये खनिज की बात की गई है। और खनिज कैसे बनते हैं? तो तत्वों के योग से, तत्वों के मिलने से खनिज बनते हैं। जैसे आयरन एक तत्व है और ऑक्सीजन एक तत्व है, जब दोनों मिलते हैं तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और आयरन ऑक्साइड एक मिनरल है, एक खनिज है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो पृथ्वी के भूपरपटी में खनिजों के बारे में प्रश्न किया गया है। सबसे ज्यादा फेल्सपार खनिज पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गांव की लगभग निम्नलिखित में कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा हुआ है। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न मैं यहां से अभी हटा रहा हूं। इसका कारण है क्योंकि इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किस राज्य की बात की गई है। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। इसको हम आगे संशोधन करने के बाद तब आपके साथ ला देंगे कि आखिर किस राज्य की बात की गई है। इसमें यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस राज्य के संदर्भ में प्रश्न किया गया है। तमिलनाडु की बात हो रही है, गुजरात की बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ये राज्य क्लियर रहेगा तो बताना आंसर होगा। तो यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, इसको संशोधित करके आपके सामने लाएंगे। आगे है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन सा है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे सबसे लंबा
रेल सड़क पुल मतलब रेल सड़क दोनों है इसमें ना, रेल और सड़क दोनों है। रेल सड़क पुल कौन सा है? गोदावरी पुल है, पंबन पुल है, बोगीबिल है, महात्मा गांधी सेतु है। तो कौन सा है? गोदावरी पुल, पंबन ब्रिज, बोगीबिल और महात्मा गांधी सेतु कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको देना है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पहली बात समझिए कि असम और अरुणाचल, तो असम और अरुणाचल को गोदावरी पुल तो जोड़ेगा नहीं, ये तो आंध्र प्रदेश में है। पंबन ब्रिज तमिलनाडु में है, ठीक। पंबन ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में है। पंबन ब्रिज कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो इसका भी कोई संबंध नहीं हो सकता है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर निकाला जाता है। महात्मा गांधी ब्रिज बिहार में है ये, तो महात्मा गांधी ब्रिज ये बिहार में है, इसका भी कोई संबंध नहीं हो सकता है। न भी पता हो तो हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि बोगीबिल पुल इसका उत्तर होगा निश्चित रूप से, क्योंकि बोगीबिल पुल जो है ये असम में है, असम में है और असम अरुणाचल को कनेक्ट करता है। साथ के साथ ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। किस पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ध्यान रखिएगा यहां पर एक चीज और कि सबसे लंबा पुल, सबसे लंबा पुल भारत का कौन सा है? तो वो है अटल सेतु। अटल सेतु, अटल सेतु जो है ये सबसे लंबा पुल है। और अटल सेतु है कहां पर? मुंबई में है, नवी मुंबई में है ये समुद्री पुल है, ठीक है ना। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये मुंबई में है, ये मुंबई में है अटल सेतु, सबसे लंबा पुल। और नदी पुल, सबसे लंबा नदी पुल कौन सा? सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा नदी पुल जो है वो है, ध्यान रखिएगा, वो है ढोला सादिया पुल कहते थे, अब पहले अब उसको भूपेन हजारिका ब्रिज कहते हैं। भूपेन हजारिका पुल, तो भूपेन हजारिका पुल अब इसको कहा जाता है भूपेन हजारिका ब्रिज। पहले ढोला सादिया ब्रिज कहते थे, अब भूपेन हजारिका ब्रिज इसको कहा जाता है। तो भूपेन हजारिका ब्रिज ये असम और अरुणाचल को ये भी जोड़ता है, असम और अरुणाचल को ये कनेक्ट करता है, असम अरुणाचल को जोड़ता है। और किस नदी पर है भूपेन हजारिका पुल? तो ध्यान रखिएगा किस नदी के ऊपर है। तो ये है लोहित नदी के ऊपर। लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी के ऊपर है। तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबा रेल सह पुल, रेल सह सड़क पुल, रेल कम रोड ब्रिज जो है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बोगीबिल ब्रिज है। और वैसे सबसे लंबा जो सेतु है वो अटल सेतु है, मुंबई में है, ये समुद्री पुल है। और बाकी सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका ब्रिज है, भूपेन हजारिका पुल है, जो कि लोहित नदी पर है, असम अरुणाचल को जोड़ता है। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? गारो पहाड़ियों को, खासी पहाड़ियों को, नीलगिरी की पहाड़ियों को, या अन्नामलाई पहाड़ी को? किसको कहा जाता है ब्लू माउंटेन? ध्यान रखिए ब्लू माउंटेन नाम से भी समझ में आ रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी जो है इसको ब्लू माउंटेन कहा जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये नीलगिरी हिल है, ठीक है। तो इसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। बाकी गारो हिल मेघालय में है, खासी मेघालय में है। अन्नामलाई जो है ये केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये केरल व तमिलनाडु की सीमा पर है अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है। अब नीलगिरी पहाड़ी को हम लोग थोड़ा मैप के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके मिलते कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो केरल है, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और विशेष बात यह है कि यहीं पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर के मिल जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी का स्वरूप क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो वास्तव में एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, एक ब्लॉक माउंटेन है। तो नीलगिरी इज अ ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत है। जैसे कि सतपुड़ा भ्रंशोत्थ पर्वत है, इसी तरह ये भी एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा, सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। और एक और विशेष बात इसके लिए, नीलगिरी जो है ये भारत का सबसे पहला जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है, भारत का सबसे पहला जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र ये सबसे पहला जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था, 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक
आयात नौभार अर्थात इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है। मतलब आयात जो होता है उसमें आयात कार्गो जो है इंपोर्ट कार्गो का सबसे ज्यादा कहां से होता है, कहां पर होता है, इंपोर्ट की बात हो रही है। कोलकाता, कांडला, मुंबई और विशाखापत्तनम, इसमें से कहां पर होता है? कोलकाता, कांडला, मुंबई, विशाखापत्तनम कहां होता है? तो देखिए यहां पर एक परिवर्तन भी है। प्रश्न जब ये, चूंकि प्रीवियस ईयर से लिया गया प्रश्न है, तो ये कांडला पोर्ट उस समय रहा था जो भी गुजरात में है। कांडला, इसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है ना, गुजरात राज्य में है। इसकी विशेषता एक है, यह ज्वारीय बंदरगाह है, यह ज्वारीय पोर्ट है या ज्वारीय बंदरगाह है जो कि कच्छ की खाड़ी में है। कहां पर है? तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है। सबसे ज्यादा कार्गो का जो इंपोर्ट होता था ये यहीं से होता था, लेकिन वर्तमान में इसमें परिवर्तन हो गया है। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए जबकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो मैं अलग से बता देता हूं कि वर्तमान में जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग अब पारादीप हो चुका है। वर्तमान में, तो वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पारादीप इसका उत्तर होगा। वर्तमान में पारादीप जो कि उड़ीसा में है, वर्तमान में पारादीप जो कि उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा पारादीप जो है ये वर्तमान में आयात नौभार का सबसे ज्यादा टन भार कौन वहन करता है, कौन संभालता है? तो पारादीप हम मानेंगे। वैसे पहले कांडला ही हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं यहां पर। मंगलम सिंचाई परियोजना है, मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना। तो पहली बात आप समझिए कि मंगलम परियोजना ये है क्या चीज? तो एक सिंचाई परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कहां पर है? तो वास्तव में मंगलम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कहां पर है? आपको क्या लगता है कहां होना चाहिए इसको? नाम से भी थोड़ा बहुत अनुमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप प्रश्न करने के लिए आते हैं तो प्रश्न एक तरह से सिर्फ लर्न करके फिर याद करके नहीं होता है। प्रश्न कई तरह से किया जा सकता है। लर्न तो जो हम करते हैं वो करते ही, साथ के साथ हम प्रश्न करने में कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगाते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। जैसे मैंने पुल के बारे में जो प्रश्न था वहां बताया, और यहाँ पर आप थोड़ा सा नाम के साथ भी कुछ अनुमान करने की कोशिश करें। वैसे ये नाम हो सकता है न भी समझ में आ रहा हो तो आप ध्यान रखिए केरल राज्य में है, केरल में है। और यहाँ पर मंगलम जो परियोजना है ये केरल में है। मंगलम नाम की एक नदी है, एक नदी है जिसका नाम उसी की सहायक नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। सहायक नदी, इसका नाम है चेरू कुना पुझा नदी। नाम बड़ा लंबा सा है, चेरू कुना पुझा नदी। ये मंगलम की सहायक नदी है, यह मंगलम नदी की, मंगलम नदी की सहायक है, मंगलम नदी की सहायक है चेरू कुना पुझा। तो इस पर यह निर्मित है मंगलम सिंचाई परियोजना। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है? कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा, धुआंधार। कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा और धुआंधार कौन नर्मदा पे नहीं है? तो इसका उत्तर आपको देना है। जैसे कपिलधारा जो है ये एमपी में है। कहां पर है? ये एमपी में है। भालकुंड एमपी में है, दुग्धधारा एमपी में है, धुआंधार एमपी में है। तो पहली बात तो आप समझिए सारे के सारे मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो भालकुंड है यही नर्मदा पर नहीं है। वास्तव में ये बीना नदी के ऊपर है। एमपी में बीना जगह भी है, ये बीना नदी पर है, बीना नदी के ऊपर है। तो भालकुंड जो है ये एमपी में नहीं, एमपी में है और ये बीना नदी के ऊपर है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जलप्रपात, बाकी सब नर्मदा से संबंधित है। धुआंधार, धुआंधार जो इसे भेड़ा घाट भी कहा जाता है, भेड़ा घाट जगह है तो इसे भेड़ा घाट प्रपात भी कहते हैं। धुआंधार या भेड़ा घाट प्रपात ये नर्मदा पर है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। तो नर्मदा नदी जो है इसका प्रवाह किधर है? पश्चिम की ओर बहती है और बाकी पूर्व की ओर ज्यादातर बहती है। कारण क्या है? ऐसा क्यों कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है? यह एक रेखीय विभ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहती है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है।
तो क्यों पश्चिम की ओर बहती है? यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें यहां पर चुन लेना है, सही उत्तर चुन लेना है। प्रश्न कह रहा है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, बाकी अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, नर्मदा के पश्चिम की ओर बहने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि ये एक भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, रिफ्ट वैली से बहती है, और रिफ्ट वैली का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है, खंभात की खाड़ी की ओर है। तो नर्मदा के पश्चिम की ओर बहने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि नर्मदा एक रिफ्ट वैली से, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हाँ, ये भी सही है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये बात सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो यहां पर हम यहां पर जो चूंकि कारण पूछा जा रहा था, 1 और 3 इसमें ज्यादा सटीक है, ठीक है ना, 1 और 3 इसमें ज्यादा सटीक है, क्योंकि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, इस कारण से पश्चिम में बहती है, ये कहना कठिन है। इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा वो है रिफ्ट घाटी में या भ्रंश घाटी में बहना, साथ के साथ वहां पर जो भूमि का ढाल है वो पश्चिम की ओर है। वैसे पूरे पूरे मध्य भारत का ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे मध्य भारत का ढाल पश्चिम की ओर है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब भूमि का ढाल मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो यहां पर पूरे के पूरे मध्य भारत की भूमि का ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, बल्कि वहां से उत्तर की ओर भी है, उत्तर की ओर भी, नॉर्थ नॉर्थ की ओर भी है, ठीक है ना। तो यहां पर फिलहाल चूंकि ऑप्शन यहां पर कई सारे दिए गए हैं, इसमें से हम 3 को चुन लेते हैं, 3 जो है इसको चुन लेते हैं यहां पर, लेकिन सबसे सटीक जो है वो पहला है। सबसे सटीक क्या है? पहला है, सबसे सटीक प्रथम है। यहाँ देखिए थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में। देखिए, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, थोड़ा महाराष्ट्र को टच कर जाती है, महाराष्ट्र को टच कर जाती है, और महाराष्ट्र को टच करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस तरह से खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी जो कि गुजरात में है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नर्मदा नदी जो है ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी हमें पता है कि नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली है, नदी है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। साथ के साथ ये भी जानिए कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां एक हिरन, एक बरना या बरनीर, एक तवा, छोटी तवा, मान, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। जब नर्मदा की सहायक नदियों की बात आती है तो हिरन, बरना, तवा, छोटी तवा और मान, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ये सब नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी, नर्मदा की जो परियोजनाएं हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। नर्मदा की परियोजनाएं, तो नर्मदा नदी की जो परियोजनाएं हैं इसमें सबसे पहली जो परियोजना है, सबसे पहली जो परियोजना है नर्मदा की, वो है, आप ध्यान रखिए, बारगी बांध। बारगी बांध, बारगी बांध है। दूसरा है यहाँ पर इंदिरा सागर, महेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध है, ओमकारेश्वर है। तो बारगी है, इंदिरा सागर है, महेश्वर है, ओमकारेश्वर है, और एक है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर। अब सरदार सरोवर जो है ये गुजरात में है, और बाकी जो है वो एमपी में है। सरदार सरोवर गुजरात राज्य में है, बाकी सब मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर। निम्नलिखित में कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? अक्साई चिन्ह का भाग है कराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख पठार या कुल्लू पठार। अक्साई चिन्ह जो कि भारत का लद्दाख का क्षेत्र जो कि चीन के द्वारा अवैध रूप से कब्जे में है, जिसे अक्साई चिन्ह कहा जाता है। अक्साई चिन्ह वास्तव में लद्दाख पठार का भाग है। प्रश्न को अगर थोड़ा संशोधित किया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस प्रश्न में कि इनमें से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है। इसको इस तरह से न लिख के हम ऐसे कर सकते हैं कि कौन लद्दाख पठार का भाग है, ये ज्यादा सटीक होगा। अक्साई चीन इज द पार्ट ऑफ लद्दाख पठार जो कि चाइना के द्वारा कंट्रोल में है, और भारत और चीन की जो यहाँ पर सीमा रेखा है, मतलब जो नियंत्रण रेखा है भारत चीन के मध्य, अक्साई चीन, और यहाँ पर भारत चीन के मध्य, भारत चीन के मध्य नियंत्रण रेखा जो है
भारत चीन के मध्य नियंत्रण रेखा, इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। LAC लाइन ऑफ, ये पूछा जाता है, एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चाइना के बीच में ये एक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है, अक्साई में है, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC, ये भारत पाकिस्तान के बीच में है, LOC। और LAC जो है भारत चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आज 15 मिनट का शो था, जो कि AEDO की परीक्षा को ध्यान में रख कर था। फिर हम आपसे अगले शो में मिलेंगे, 15 मिनट शो में। थैंक यू सो मच।